ओके, आइए डिस्कस करते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो जैसा कि आप लोग को जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, तो बेसिक थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोग को याद होगा पहले लेक्चर के लिए एक चीज बताई थी कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ट्राई टू अंडरस्टैंड करो कैसे कैसे चीजें होती है। इसमें मैंने कहा था मैग्नेट पे फोर्स लगाता है, मास पे फोर्स लगाता है, ठीक है। अभी अभी आपने 11th में चैप्टर कंप्लीट किया होगा ग्रेविटेशनल में आपने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा इससे रिलेटेड कि मास टू मास पे फोर्स लगता है, अर्थ पे फोर्स लगाती है। सो सेम उसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ेंगे कि चार्ज ही चार्ज पे फोर्स लगाता है, चार्ज ही चार्ज पे फोर्स लगाता है। अब देखो मैग्नेट का क्या रोल है, मैग्नेट में क्या होती है चीजें। आपने देखा होगा एक मैग्नेट दूसरे को अट्रैक्ट भी करता है और रिपल भी करता है। तो सेम ऐसे चार्ज और चार्ज के बीच में भी होता है अट्रैक्शन और रिपल्शन। ओके, सो बेसिकली ध्यान क्या देना है आपको। कूलॉम ने क्या किया, कूलॉम ने नोटिस किया कि when the two charges are kept at a certain distance, then the charge experience a force. चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, विच इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, जो कि अट्रैक्टिव भी हो सकती है रिपल्सिव भी होती है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। वो चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। व्हाट इज द मीनिंग बाय नेचर, मैंने पहले भी आप लोगों को एक सम करवाया था, फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज। नेचर मीन्स या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या तो चार्ज नेगेटिव होगा। तो नेचर मीन्स वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो डिपेंड करता है। जैसे मैं अगर बात करूं मैग्नेट में, तो अगर आप लोगों ने मैग्नेट पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर साउथ पोल कांटेक्ट में आते हैं तो रिपल्शन होता है, साउथ और नॉर्थ पोल आते हैं मैग्नेट में तो अट्रैक्शन होता है, बिकॉज अपोजिट पोल्स या अनलाइक पोल्स रिपल अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल रिपल ईच अदर। तो सेम द कंडीशन इज हियर। अगर वो चार्ज लाइक चार्ज होंगे, लाइक मतलब कहने का एक जैसे चार्ज, जैसे ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये भी निगेटिव तो ये भी निगेटिव। तो बात यहाँ पे ऐसी हो रही है कि अगर दो चार्ज पॉजिटिव होंगे और एक दूसरे के साथ कुछ दूरी पे रखे होंगे तो उन पे कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होकर निगेटिव हो जाए, दोनों के दोनों निगेटिव, तब भी क्या लगेगा, रिपल्सिव। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव, तो अट्रैक्शन लगेगा, एक निगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव, तब भी अट्रैक्शन लगेगा। तो कूलॉम का कुल मिला के कहने का पर्पस ये है कि अगर दो चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हो तो उन दोनों पे फोर्स लगता है। बस सिंपल इतना समझो। When the two charge kept at a certain distance, it experience a force. वो फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं and this force is called electrostatic force. उस फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्स दो चार्ज के बीच में लगती है उस फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स किसने समझाया, कूलम्ब्स ने। कूलॉम ने इस चीज के बारे में बताया और उन्होंने अपने कुछ स्टेटमेंट दिए। सबसे पहला स्टेटमेंट उनका यही है कि when the two charges are kept at a certain distance। अब एक बात मुझे आपसे और करना है कि अगर ये मैग्नेट वाला, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करता है, रिपेल भी करता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर एक मैग्नेट सपोज करिए लखनऊ में हो और दूसरा मैग्नेट सपोज करिए वहां से लगभग 10 किलोमीटर में हो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। सपोज करिए एक मैग्नेट यहाँ है और यहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक दूसरा मैग्नेट है, तो क्या इन मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स इसलिए नहीं लगेगा ड्यू टू द लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, ड्यू टू द लार्ज डिस्टेंस। और दूसरा वजह क्या है कि इसकी जो मैग्नेटिक पावर होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक्चुअली हर एक बेसिकली जैसे मास है तो मास की भी अपनी एक फील्ड होती है जिसको आप लोगों ने ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे मैग्नेट की भी अपनी फील्ड है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जब इसकी फील्ड में ही आता है तभी फोर्स लगता है, अदरवाइज फोर्स नहीं लगता। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे आप ही हो, अगर आप अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चले जाओ, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाओ, तो क्या आप पे फोर्स लगेगा, कभी नहीं लगेगा। तो जो भी फोर्स चाहे मास पे लगाता है, चाहे मैग्नेट पे लगाता है,
ये सब उसकी फील्ड के अंदर होता है। तो ध्यान रखना कभी भी डिफिनेशन में ये गलती ना हो। तो इसलिए डिफिनेशन में क्या लिखना है, व्हेन द टू चार्जेस केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज जो फील्ड क्रिएट करता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेट जो फील्ड क्रिएट करता है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और मास जो फील्ड क्रिएट करता है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। इसीलिए इन सब फोर्स को फील्ड फोर्स भी कहते हैं। कोई अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द फील्ड फोर्स, तो आप कह देना कि चार्ज और चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, क्योंकि ये फोर्स तभी लगता है जब इसे दोनों एक दूसरे की फील्ड में होते हैं। मास और मास के बीच लगने वाला फोर्स कहाँ होनी चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड में। मैग्नेट से मैग्नेट में लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में। देखो ना, अगर दूरी होगा तो नहीं लगेगा फोर्स, क्योंकि वहां उसकी फील्ड नहीं है। तो फील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। तो इसीलिए फील्ड कहना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना फील्ड के कह रहे हो कि दोनों पे फोर्स लग रहा है, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल आपकी थियरी को गलत कर सकता है। तो ये लिखना बहुत जरूरी है कि when the two charges are kept at a certain distance in the electric field, then it experience a force. This is the statement of Coulomb's law. तो मैं जस्ट Coulomb's law पे बैक करता हूँ और मैं आपको चीजें ये समझा देता हूँ क्लास कि दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को कूलम फोर्स कहते हैं। तो वी आर टेकिंग लेट Q1 and Q2 are the charge which is kept at a certain distance, which is kept at a certain distance which is kept at a certain distance to in the electric field. In the electric that experience of force okay. So according to Coulomb, if two charges Q1 and Q2 are kept at a certain distance, sorry 2a not by mistake 2a नहीं होगा r होगा, सॉरी मैं रिपीट करता हूँ इसको कि दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2a नहीं r होगी। When the two charges Q1 and Q2 are kept at a certain distance r, then the force experienced by them, कोई भी चार्जेस में से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, and this force is directly proportional to product of their charge। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया, पॉइंट दिया ये कि जब दो चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होंगे तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, this force is directly proportional this force is directly proportional to their product Q1 into Q2. And the second one, this force is inversely proportional to square of distance between them. That means F inversely proportional to 1 by r square. So what Coulomb found? Coulomb found that let two charges Q1 and Q2 are kept at a certain distance r in the electric field, then it experiences a electrostatic force, and this force is directly proportional to their product. Then you can say the product of charges Q1 into Q2. This is charges Q1 and Q2. And this force is inversely proportional to the square of distance between them. So what is the distance between them? Between them the distance is r. So inversely proportional to square of distance. So r square. From above both statement, we get F
directly proportional to Q1 Q2 divided by R square. When we remove the sign of proportionality, we get a constant capital K, Q1 Q2 by R square. Okay, this is a capital K, and this F is equivalent to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. This is the formula which is given by Coulomb. The force act between two charges Q1 and Q2 which is kept at a certain distance R. This force is directly proportional to product of their charges Q1 into Q2 and inversely proportional to the square of distance between them, F inversely proportional to 1 by R square. From above both statement we get F directly proportional to Q1 Q2 by R square. So remove the sign of proportionality, we get a constant K, where K is called proportionality constant. Where K is proportionality constant. Proportionality constant. Therefore, the value of K is 1 on 4 pi epsilon. The K is what? K is equivalent to 1 upon 4 pi epsilon. Where epsilon is called electric permittivity of medium. Electric permittivity of medium. Okay, so epsilon is called electric permittivity of medium. So now we go ahead. So the value of epsilon, we get the force F equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square, where epsilon is electric permittivity of medium. And the formula of epsilon is equal to epsilon naught small a. But the formula of epsilon is equal to epsilon naught K. Therefore, from here K is equal to epsilon upon epsilon naught. Epsilon naught is okay, where the ratio of epsilon and epsilon naught is equivalent to K, and this K is called dielectric constant. Dielectric constant. So for vacuum, dielectric constant K is equal to 1. So when the K is equal to 1, from here we get 1 equal to epsilon by epsilon naught, and from here we get epsilon is equivalent to epsilon naught. Put this value in equation first. Put the value of epsilon in equation first. Now we get F equal to 1 upon 4 pi
r square. This is a complete formula, and we are talking about vacuum, so that's why this is a electrostatic force for vacuum. Okay, so this is an electrostatic force for vacuum. Now we go ahead and talk about this value 1/4 pi epsilon naught. By experimentally it is found that 1/4 pi epsilon naught is equivalent to 9 into 10 to power 9 Newton meter square per coulomb square. This is the value of 1/4 pi epsilon naught, and 1/4 pi epsilon naught, if you compare with the basic formula of force, that is F equal to K Q1 Q2 by R square. So now the force is this, and if you observe from F equal to K Q1 Q2 by R square, just compare, then we can get the value of K is equivalent to 1/4 pi epsilon naught, because we are talking about vacuum. So in the vacuum the force is F equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, and according to Coulomb force, this force is K Q1 Q2 by R square, where K represents 1/4 pi epsilon naught while we are comparing both equations. तो ध्यान दीजिए, ये फार्मूला हमें मिला वैक्यूम के लिए, और जो कूलॉम ने हमें बेसिक फार्मूला दिया वो कांस्टेंट के साथ दिया, जबकि K को 1/4 pi epsilon बोला था। तब हम वैक्यूम की बात नहीं कर रहे थे, तब हम किसी और मीडियम की बात कर रहे थे, कोई भी मीडियम होगा। बट अभी वैक्यूम की बात करेंगे तो K की वैल्यू 1/4 pi epsilon naught के बराबर होगी, मतलब ये कांस्टेंट K की वैल्यू भी कितनी होगी, 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब आप सोचो, अगर आपको 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू 9 into 10 to power 9 अंडरस्टूड है, पता है आपको, तो वी कैन आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ epsilon naught, because we know pi is 3.14 and 4 is 4. This value is given. So from here, if we calculate, then we get that epsilon naught equal to 8.85 into 10 to power minus 12 coulomb square per Newton meter square. Okay, student, one homework for you. The homework is that you have to find out the dimensional formula of epsilon naught. This is your homework. What is the homework? Epsilon naught का डायमेंशन आपको निकालना है, तो you have to find out dimensional formula of epsilon naught. This is your homework, and this is the value of epsilon naught. So this is dielectric. So K is dielectric. तो आप लोगों को मैंने आज जो टॉपिक पढ़ाया है, एक तो कूलॉम्स लॉ, दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, और दूसरा मैंने क्लास आप लोग को होमवर्क दे दिया है कि आप लोगों को एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है। कल की क्लास में हम कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड सम्स करेंगे, एक दिन थियरी दूसरे दिन सम्स। तो कल आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट मिलेगा, कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड सम्स मिलेंगे और डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड सम्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।